तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास साक्षात नथिंग फोन 2 है और 12 दिन से हम लगभग इसे यूज कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पर 45,000 रुपए क्यों दिए जाए। तो सारी बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम पीयूष है और चैनल का नाम है HFV Unbox। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब किए बिगर आगे मत बढ़ना। अब देखो सेम सेगमेंट में ना OnePlus का 11 आ रहा था, उससे हम ऑलरेडी कंपेरिजन कर चुके हैं तो उसकी हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर, ना ही हम इसके बेसिक्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे जो 12 दिन में हमारा यूजर एक्सपीरियंस रहा इस फोन के साथ, सिर्फ उसकी। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड और डिजाइन पर चलें तो देखो बिल्ड ऑलमोस्ट सिमिलर है जो कि लास्ट टाइम दी थी, यहाँ तक कि डिजाइन भी सेम है। अगर कोई नथिंग फोन 1 यूज कर रहा है उसके पास ले जाकर आप इसे रख दोगे तो बता नहीं पाएगा कि नथिंग फोन 1 कौन सा है 2 कौन सा है। ध्यान से देखने के बाद बस ये पता लगेगा लाइट में कट लग गए हैं और जो बैक पैनल है वो हल्का सा लाइट कर दिया है। एंड ऐसा हुआ भी कि जब मैं लेकर घूम रहा था नथिंग फोन 1 को ना लोग पहले देखते थे, लेकिन अभी नथिंग फोन 2 में ऐसा कुछ अलग है नहीं जो लोग इसे घूर घूर के देखेंगे। तो वो जैसे एक अलग दिखने वाली चीज है ना वो इसने कहीं ना कहीं खोई है सेम डिजाइन के साथ। लेकिन एक चीज अच्छी है, जैसे नथिंग फोन 1 को होल्ड करते हुए उसकी साइड एजेस चुभती थी, तो भाई इसमें आपको कर्व मिलता है हल्का हल्का। मैंने आपको इसकी वीडियो के अंदर बताया था कि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है नथिंग फोन 2। समझ नहीं आता कि बैक कर्व है साइड फ्लैट है कि 2 फोन यूज कर रहा हूं या एक फोन यूज कर रहा हूं एक टाइम पे। बट अभी कुछ टाइम बाद ना इससे मैं यूज टू हो गया हूं, अभी ग्रिप काफी अच्छी बन रही है। और कमाल की बात तो ये है कि अगर आप इसे विदाउट कवर यूज कर रहे हो तो इस पे फिंगरप्रिंट काफी कम लगने वाले हैं, लेकिन अगर आप इनका खुद का कवर जो कि 2000 रुपए खाता है उसे लगाओगे तो भाई एक तो इसका लुक पूरा खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे 10-12 हजार रुपए का फोन मैं यूज कर रहा हूं। एंड दूसरी बात इस पर फिंगरप्रिंट कवर पर बहुत ज्यादा लगते हैं, 2000 वाला बिल्कुल भी नहीं है और इस पे फिंगरप्रिंट आसानी से हट भी नहीं रहे हैं। तो इसकी कवर की क्वालिटी तो बहुत ही बेकार है, तो ये तो बिल्कुल बाय मत करना। आफ्टर मार्केट आप 200-300 रुपए का कवर बाय करोगे, इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है वो। अब नथिंग फोन 2 में जहां पर मेरे को लगता है जिस चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं वो है UI एक्सपीरियंस। और भाई नथिंग OS 2 मिलता है इसके अंदर। मैंने आपको इसकी पहली वीडियो के अंदर ही बताया था कि आप इसे पूरा कस्टमाइज कर सकते हो अपने लिए। तो यहाँ पर मैंने इसका एक्चुअल में यूज लिया, लाइक हम ब्लूटूथ और वाईफाई रेगुलर यूज करते ही हैं, तो मैंने उसका विजिट बना लिया होम स्क्रीन पर ही और मैं इसे यहीं से ऑन ऑफ कर सकता हूं। और भाई यहाँ पर जैसे मैंने ऑन किया हुआ है ना तो ये रेड हो गया, बाकी पूरा ना ब्लैक एंड व्हाइट है, तो अलग सी मस्त थीम देता है। लेकिन यहीं पर एक डिसएडवांटेज भी है, जैसे आप इसके ऐप ड्रॉअर के अंदर जाओगे तो ऐप ड्रॉअर में जो एप्लीकेशन थर्ड पार्टी हैं वो कलरफुल आएंगी, बाकी की एप्लीकेशन ब्लैक एंड व्हाइट आती हैं। तो ये मेरे हिसाब से पूरा ब्लैक एंड व्हाइट ही करना चाहिए, कलरफुल करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तो इसे छोड़ के बाकी का जो मेरे को देखने में UI एक्सपीरियंस है वो सही लगा। और जिन एप्लीकेशन को मैं ज्यादा यूज करता हूं जैसे कि मैं BGMI बहुत प्ले करता हूं तो मैंने इसका आइकन साइज बढ़ा लिया, जोमेटो का बिल्कुल आइकन साइज बढ़ा लिया, तो पूरा कस्टमाइज कर सकता हूं मैं अपने हिसाब से अपने फोन को। और बेस्ट पार्ट यही नहीं है, जैसे कि लॉक स्क्रीन पे मैं चला गया तो लॉक स्क्रीन पे भी आपको वाईफाई का या भाई ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है, यहीं से ऑन ऑफ कर सकता हूं। लेकिन एक वर्स्ट पार्ट भी आता है यहीं पे, मानो कि मेरा फोन कहीं रह गया है तो कोई भी लॉक स्क्रीन से वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑन ऑफ कर सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे को डे टू डे यूजेज में फेस हुई है, मैंने पॉकेट में अपना फोन रखा हुआ है, इसमें कोई पॉकेट मोड नहीं मिलता, काफी बार तो पॉकेट में हाथ डाला और फ्लैश ऑन हो गई है इसकी। तो लॉक स्क्रीन पर कोई ऐसा विजिट मत रखना जिसे टच होने के बाद आपको कुछ नुकसान हो सके, तो भाई नुकसान बचाओ और विजिट हटाओ। खैर यहाँ पर अब मैं सीधा बताऊं तो इसके अलावा भाई एक चीज मेरे को काफी अच्छी लगी, जब आप ब्लूटूथ से एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करते हो ना तो इतना तेज वो आईफोन के अंदर खुद कनेक्ट नहीं होते जितना तेज इसके अंदर हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी ब्लूटूथ वाली बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और जैसे एप्पल के अंदर विजिट आता है ना बना हुआ, मतलब एप्पल के एयरपोर्ट्स के लोगो बने हुए आते हैं, ऐसा इसके अंदर भी आ जाएगा। जैसे आप कनेक्ट करोगे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे कि आप कौन से एयरपोर्ट कनेक्ट कर रहे हो, वहां पर एक बार आपको अंदर से जाके सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपके भाई लोगो भी आएंगे। और ये बैटरी स्टेटस भी दिखाता है, लेकिन बैटरी स्टेटस अभी गलत दिखा रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। बाकी इस फोन के अंदर भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ बग्स भी हैं। एक तो जैसे हमने बताया पॉकेट मोड होना चाहिए, लेकिन बग पर चलें तो जैसे आप इसे एंड्रॉइड ऑटो पे कनेक्ट करके यूज करोगे तो ये फोन पूरा हैंग हो जाता है, इसका ऑन ऑफ बटन काम नहीं करता, तो बिल्कुल स्टक हो जाएगा बीच में। और नथिंग फोन 1 के साथ भी ऐसी कुछ दिक्कतें थी एंड्रॉइड ऑटो में, तो ये चीजें अभी तक फिक्स नहीं हुई हैं। इसके अलावा अगर दूसरे बग की बात करें तो जब एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट रहता है तो इसका AOD बिल्कुल आईफोन की तरह बिहेव करता है, AOD लग जाएगा और बैकग्राउंड में वॉलपेपर दिखता रहेगा। तो मेरे को लगता है एप्पल से नथिंग कुछ ज्यादा इंस्पायर है, डिजाइन से लेके हरकतें बिल्कुल एप्पल वाली हो रही है यहाँ पर। और एक बग जो कि मेरे को दूसरे फोन में भी देखने के लिए मिला है इसके अंदर भी है, लाइक आपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स कनेक्ट किए हुए हैं और आप गेम प्ले कर रहे हो, जैसे आप माइक ऑन करोगे तो साउंड इसके स्पीकर से आना चालू हो जाएगी। और ये सेम बग हमने OnePlus 11 में और Note 3 के अंदर नोट करा है। तो आई थिंक ये एंड्रॉइड का कोई बग है जो कि फिक्स होना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो गेमर्स हैं उनको इससे काफी ज्यादा इरिटेशन हो सकती है, बिकॉज इसके अंदर 3.5mm जैक है नहीं और अगर आप इसके अंदर टाइप सी ईयरफोन लगाओगे वो कनेक्ट ही नहीं होते। हमने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर ही बताया था, इसके स्पीकर्स की साउंड बहुत ही बेकार है। हालांकि इन्होंने अपडेट भी दी थी उस चीज को फिक्स करने के लिए, लेकिन अभी स्पीकर्स अपडेट के बाद कैसे हो गए जैसे चीख रहे हो। सिर्फ ट्रैवल और वोकल पार्ट बड़ा है, क्योंकि अपडेट से भाई हार्डवेयर थोड़ी चेंज हो जाएगा, स्पीकर
फीचर्स तो वही हैं, लेकिन इसके अलावा जो यूआई चलाने का मजा है ना भाई बहुत अच्छा है। मेरे को एक भी जिटरिंग नहीं मिली है इस फोन के अंदर इतने दिनों में। यहाँ तक कि मैंने इसमें हैवी टास्क करा, फोन हल्का फुल्का वार्म हुआ, उसके बाद भी कोई जिटरिंग नहीं थी। तो यूआई एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली इस फोन का काफी ज्यादा सॉलिड है। बाकी अगर आप इसकी चमकती धमकती लाइट की वजह से बाय करना चाहते हो तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिकलिटी बता देता हूं। तो ये वाला जो कर्व है मैंने बताया था जोमेटो और उबर के टाइम पर काम आएगा, तो अभी इंडिया के अंदर सिर्फ उबर के साथ ही काम में आ रहा है, जोमेटो की अभी तक अपडेट नहीं मिली है। दूसरा भाई ये ऊपर वाली जो नोटिफिकेशन लाइट है ना, ये तो मेरे को यूजफुल लगी है। मानो मेरा फोन ऐसे रखा हुआ है और किसी ने मेरे को मैसेज कर दिया, एक पर्टिकुलर ऐप के लिए मैं कस्टमाइज कर सकता हूं, तो ये वाली लाइट ग्लो करती रहेगी, जिससे मेरे को पता लगेगा कि मैसेज आया हुआ है भाई देख ले, तो मेरा मैसेज वगैरह मिस नहीं होता। ये तो मेरे को एक्चुअली यूजफुल लगी है। लेकिन ग्लिफ लाइट से जो एक दिक्कत लगी है भाई, इतने पार्ट को उन्होंने वॉल्यूम इंडिकेट करने के लिए भी यूज करा है। जैसे कि मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ती रहेगी, जैसे कम करूंगा तो कम होती रहेगी, मतलब शोर शराबाजी के लिए ठीक है, लेकिन इसका मेरे को कोई यूज नहीं लगा। दूसरा इससे दिक्कत ये है, अगर आपने ग्लिफ लाइट ऑफ नहीं करी है और रात को आप घर वाले सो गए उनके पीठ पीछे फोन चला रहे हो, तो भाई जैसे आप वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे जल जाती है और उजाला हो जाता है अच्छा खासा। और इसके साथ कोई नोटिफिकेशन आती है तो पूरी भाई फड़फड़ाने लगती है हमारी लाइट। तो ये मेरे को दिक्कत वाली बात लगी है ग्लिफ लाइट से, जहां पर मेरे को लगा है थोड़ा सा इरिटेट करती है। बट जैसे कि हमारे किसी भाई ने पूछा था क्या इसे ऑफ कर सकते हैं, तो हाँ भाई नोटिफिकेशन पैनल में जाओ और इसे यहां से ऑफ कर दो, सिंपल। एक फीचर हो रहा है जिसे मैं कहूंगा ऑफ कर देना। जैसे मेरी आदत है मैं फोन को उल्टा ही रखता हूं, तो जैसे आप इसे उल्टा रखोगे ना तो ये साइलेंट मोड में लग जाएगा, जिसके बाद मेरी नोटिफिकेशन काफी बार मिस हुई है। तो इस चीज को ऑफ करके रखना, फिर आपकी आई थिंक मेरी तरह कोई नोटिफिकेशन तो मिस नहीं होने वाली। अब जैसे कि भाई नथिंग फोन 1 की डिस्प्ले कुछ खास नहीं थी, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज करा था भाई, बड़े बड़े पिलर थे उसके साइड में, लेकिन इसके बेजल और चिन काफी कम करे हैं अभी, हालांकि है सिमेट्रिकल ही, और जो पंच होल है वो बीच में लाया गया है। बट इसके अलावा अगर जो मेन प्रॉब्लम थी नथिंग फोन 1 के पास वो थी 4K वीडियो प्लेबैक नहीं कर पाता था अच्छे प्रोसेसर होने के बाद भी। बट यहाँ पर आप 4K में मस्त वीडियो प्ले कर सकते हो, HDR में कर सकते हो, लेकिन अभी भी OTT पर HDR में कंटेंट स्ट्रीम नहीं हो सकता। इस चीज की कोई भी अपडेट नहीं आई है। बाकी कलर कैलिब्रेशन में कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर भी कलर्स बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन एक शिकायत थी नथिंग फोन 1 के साथ, वो थी भाई आउटडोर विजिबिलिटी। टॉर्च लेके देखना पड़ता था कि डिस्प्ले में क्या है, लेकिन यहाँ पर जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो इन्होंने ऑन पेपर 1600 निट्स की तो करी है, और अगर आप बाहर भी लेकर जाओगे फोन को डायरेक्ट सनलाइट में, वहां पर भी इसकी विजिबिलिटी काफी सही है। लेकिन अभी भी जो इसकी पीक ब्राइटनेस है ना, सेम सेगमेंट वाले फोनों से कम ही मिलती है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और हैप्टिक्स भी इस फोन के मेरे को ठीक लगे डे टू डे यूजेज में। अब नथिंग फोन 1 के कंपैरिजन में जो ह्यूज जंप लिया यूआई को छोड़ के, वो प्रोसेसर में भी है। 8+ Gen 1 की ताकत दी है, और इसके अंदर हमने भाई इतनी ताकत को यूज करने के लिए गेमिंग भी बहुत ही करी है। सेटिंग्स तो फुल मिलती है, हमने आपको पहले ही बताया था, लेकिन गेम प्ले भी काफी सही है इस फोन का, कोई भी मेरे को पावर की कमी नहीं लगी है। लाइक इसका गेम प्ले अगर मैं कंपेयर करूं तो S23 अल्ट्रा है ना, ऑलमोस्ट सेम ही गेम प्ले मिलता है फुल सेटिंग्स में। यहां तक कि अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम में खेलोगे वहां पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको गेम प्ले दिया गया है। और अल्ट्रा से मैं इसलिए कंपेयर कर रहा था क्योंकि इससे पहले मैं उसी को यूज कर रहा था। एंड यहां पर मेरे को एक चीज की कमी लगी है इस फोन के अंदर, गेम प्ले तो ठीक है, लेकिन भाई इसका जो गेम मोड है वो यूजलेस है। उसमें आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलता है, FPS देखने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन गेमर्स के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ब्राइटनेस ड्रॉप से बचाने के लिए ब्राइटनेस लॉक होता है, वो तो इसके अंदर है ही नहीं। तो गेम मोड बिल्कुल इसका यूजलेस लगा मेरे को। ये अपडेट से इन्हें और भी ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए। इसके अलावा इस फोन के अंदर भाई एक चीज की कमी है, अगर आप गेमिंग के लिए इसे बाय करना चाहते हो, पावर तो भरपूर है, लेकिन भाई टाइप सी ईयरफोन्स इसके अंदर चलते नहीं है। स्पीकर्स की साउंड इतनी बेकार है, अगर आपके साइड में दूसरा बंदा मोनो स्पीकर वाले फोन से खेल रहा है तो उससे आपको पता लगेगा कि बंदे कहां हैं। इसके स्पीकर्स तो बिल्कुल ही मरे हुए हैं। और स्पीकर के साथ दिक्कत यही नहीं थमती, स्पीकर्स में ना एक हल्की सी क्रैकलिंग साउंड भी मिलती है। बाकी भाई परफॉर्मेंस में तो ऑल ओवर मैं कह सकता हूं 45,000 रुपए पूरे वर्थ हैं, और 11R से कहीं ना कहीं बेहतर ही आता है निकल के परफॉर्मेंस के मामले में। इसके अलावा कैमरास पे चलें तो मैं सीधे तौर पे बताऊंगा, अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एंड्रॉइड में बेस्ट फोन चाहिए 45,000 में, तो मैं इस फोन को रिकमेंड कर सकता हूं। लेकिन फोटो पे आती है एक पर्सनल प्रेफरेंस, अगर आपको थोड़े से आई प्लीजिंग कलर पसंद है तो सैमसंग के फोन है आपके लिए, या अदर फोन मिल जाएंगे मार्केट में आपको। लेकिन अगर आपको चाहिए नेचुरल स्किन टोन, तो भाई ये आपको प्रोवाइड कराएगा। इसका फ्रंट कैमरा काफी नेचुरल स्किन टोन प्रोवाइड कराता है, बैक कैमरा भी काफी हद तक सेम ही स्किन टोन देते हैं, बट डिफरेंस ये है कि फ्रंट में आपको कूल टोन मिलता है तो बैक में आपको वार्म टोन मिलता है, और ये हर फोन के साथ दिक्कत है। अल्ट्रा वाइड जैसे 50 मेगापिक्सल का है, वो मेरे को लगता है कि 50 वाला कहीं ना कहीं 12 से हार जाएगा अगर मैं सैमसंग के से यूज करूंगा। बट ऑल ओवर इसकी कैमरास मेरे को ठीक लगे। 45,000 के हिसाब से आई थिंक ये एंड्रॉइड में से पहला फोन है जो कि इतने क्लोज टू नेचुरल कलर प्रोवाइड करा रहा है। अब अगर बैटरी की बात करें तो 4700 mAh की बैटरी है, 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। हमने नथिंग के चार्जर से इसे चार्ज करा था, और ये 1 घंटे 5 से 10 मिनट के बीच लेता है चार्ज होने में कंप्लीट। और बैटरी बैकअप का सीन ये
है जैसे कि हमने हार्डकोर गेमिंग भी करी है, 2 से ढाई घंटे गेमिंग करोगे और बाकी अदर एप्लीकेशन चलाओगे तो आपको 4.5 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलने वाला है। लेकिन अगर आप थोड़ी कम गेमिंग करते हो, करीब करीब 1 घंटे की, बाकी दूसरी चीजें करते हो, तो आपको 5.5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। तो ये चीज कही जा सकती है नॉर्मल यूजर के लिए 6 घंटे का एसओटी मिलेगा और हार्डकोर गेमर के लिए 4.5 से 5 घंटे की आपको बैटरी बैकअप मिलेगा इस फोन का, जो कि मेरे को थोड़ा सा डिसेंट लगा, क्योंकि इस प्राइस के जो दूसरे फोन है वो इससे ज्यादा बैटरी बैकअप आराम से निकाल देंगे। तो क्या ये फोन 45,000 रुपीज में ओवर प्राइस्ड है? क्या आपको बाय करना चाहिए? तो देखो, अगर आपका मेन काम भाई डिस्प्ले से है, आपको अच्छे परफॉर्मेंस चाहिए, यहाँ तक कि आपको मेन चाहिए एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस, तो भाई उसके लिए मैं इसे रिकमेंड कर सकता हूँ। बिकॉज इस फोन को आया भी कुछ ही टाइम हुआ है और इसके अंदर 2 छोटी छोटी अपडेट आ चुकी हैं। तो जो भी नॉर्मल यूजर की एक प्रॉब्लम होती है फोन के साथ, उसे जल्दी से जल्दी फिक्स करने की कोशिश करते हैं नथिंग वाले। हालांकि नथिंग के जो फाउंडर है वो ब्लॉक भी कर देते हैं कुछ लोगों को ट्विटर पर, बट उसके बाद भी जो नथिंग फोन 1 यूजर है, आप उनसे जाके पूछिए, एक बार सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। और नथिंग फोन 2 के साथ भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहा है। तो बैक एंड पे जो टीम है वो काफी अच्छा काम कर रही है। एंड यूआई के मामले में तो मैं इस फोन को सीधा सा रिकमेंड कर सकता हूं। बट मैं एक चीज और कहूंगा कि अभी जरूरी नहीं है आप इस फोन को अभी जाके बाय करो। अगर आप वेट कर सकते हो तो बीबीडी सेल वगैरह आएगी ना, उसमें बाय करना, आपके पैसे भी बचेंगे और आपको एक मस्त फोन भी मिल जाएगा। बाकी अगर उस सेम प्राइस में आपको आईफोन मिल जाएगा वैसा 13 या 14, तो उसे बाय कर सकते हो अगर आप एंड्रॉइड से छोड़ के आईओएस पे स्विच करना चाहते हो। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है पीयूष। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैग टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट ऑफ वी अनबॉक्स गाइस।